नमस्ते और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के कार्यकाल के शुरुआती दौर पर एक नजर डाल रहे हैं। अक्टूबर 2024 में उन्होंने ये जिम्मेदारी संभाली थी, है ना? जी बिल्कुल, अक्टूबर 2024। और हमारे पास उनके पहले करीब 1 साल के कामकाज से जुड़े कुछ कह सकते हैं दस्तावेज और आकलन है। हाँ, इन्हीं दस्तावेजों में उनके काम, कुछ राजनीतिक संदर्भ और शुरुआती नतीजों का जिक्र मिलता है। तो आज हमारा मकसद है इन स्रोतों को थोड़ा खंगालना और समझना कि भाई उनकी मुख्य पहले क्या रहीं, क्या चुनौतियां आईं और अब तक का असर कैसा दिख रहा है। हाँ। और हाँ, वो जो राजनीतिक विरासत वाली बात है वो भी एक दिलचस्प परत जोड़ती है इसमें, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। जो भी जानकारी उपलब्ध है हम उसके आधार पर स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे, संसाधन जैसे दवाएं, उपकरण, उनकी प्रशासनिक शैली और जो शुरुआती नतीजे दिखे हैं उन पर बात करेंगे। और हाँ, जैसा आपने कहा वो राजनीतिक माहौल, उसे भी देखना जरूरी है। चलिए देखते हैं क्या कहती है ये जानकारी। जी, लेकिन राजनीति से पहले का उनका करियर भी काफी अलग रहा है। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्कीट शूटर थी। हाँ, ये काफी दिलचस्प बात है उनके बारे में। बिल्कुल, यहाँ तक कि 2005 के एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल भी जीता था उन्होंने। हाँ। फिर अक्टूबर 2024 में उनको एक साथ 3 अहम मंत्रालय मिले: स्वास्थ्य, मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च और आयुष। ये अपने आप में काफी बड़ी जिम्मेदारी है। और यहीं पर वो राजनीतिक संदर्भ जुड़ता है जिसकी बात हम कर रहे थे। उनके पिता राव इंद्रजीत सिंह जी, जिनका इतना लंबा राजनीतिक करियर रहा है, 6 बार सांसद, 4 बार विधायक, उम्र भी अब 74 के पार है। उन्होंने हाल ही में अक्टूबर 2025 के आसपास के एक इंटरव्यू में ये संकेत दिए कि वो धीरे धीरे सक्रिय राजनीति से शायद पीछे हटे। अच्छा। हाँ, दस्तावेज बताते हैं कि उन्होंने अपनी उम्र का जिक्र किया, कहा कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए, और एक चमचागिरी वाली टिप्पणी भी की थी जिससे शायद कुछ अंदरूनी समीकरणों का भी अंदाजा लगता है। तो ये सारी बातें मिलकर आरती राव को दक्षिण हरियाणा, खासकर अहीरवाल बेल्ट में अपने पिता की राजनीतिक विरासत के एक तरह से स्वाभाविक उत्तराधिकारी के तौर पर पेश करती हैं। और इसमें वो बीजेपी की अनौपचारिक 75+ वाली एज लिमिट की बात भी कहीं ना कहीं आ जाती है, जिसका जिक्र सूत्रों में है। ये तो वाकई दिलचस्प है। उनका काम सिर्फ एक मंत्री का काम नहीं है, बल्कि उस पर एक बड़ा राजनीतिक साया भी है। खैर, चलिए अब फोकस करते हैं उनके स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर प्रदर्शन पर। जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, क्या क्या काम हुआ है? हाँ, आते हैं उनके काम पर। ठीक है, तो दस्तावेज कई चीजों पर जोर देते हैं। सबसे पहला लगता है स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में बढ़ोतरी। इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी फोकस दिखता है। राज्य भर में करीब 785 हेल्थ फैसिलिटीज, इसमें पीएचसी, सीएचसी, सब सेंटर्स सब आ गए। इनको अपग्रेड करने की एक बड़ी योजना का जिक्र है। हाँ, और सिर्फ योजना नहीं, कुछ ठोस कदम भी। जैसे दस्तावेजों में जिक्र है कि 126 नए उप स्वास्थ्य केंद्र, सब सेंटर्स, और वो क्या कहते हैं 9 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स भी। हाँ, उनके निर्माण को प्रशासनिक मंजूरी मिली है। अच्छा। ये जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने की कोशिश लगती है। और इसके अलावा गुड़गांव यानी गुरुग्राम में जो नया सिविल अस्पताल और मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उसकी प्रोग्रेस देखने वो खुद भी गई, इसका भी जिक्र है। तो बड़े प्रोजेक्ट्स पर भी नजर है। सही बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो हो गया, लेकिन खाली इमारतों में अगर सामान ना हो तो उपकरणों और दवाओं की खरीद के बारे में क्या जानकारी मिलती है? हाँ, ये भी एक अहम पहलू है जिस पे जोर दिया गया है। लगता है सरकारी अस्पतालों को मॉडर्न बनाने की कोशिश है। आधुनिक मेडिकल इक्विपमेंट खरीदने के लिए बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स को मंजूरी दी गई है। जैसे करीब 23 करोड़ रुपए की लागत से 67 एनेस्थीसिया वर्कस्टेशन। 23 करोड़ एनेस्थीसिया वर्कस्टेशन के लिए? जी हाँ, ये वो मशीनें हैं जो ऑपरेशन के समय बहुत जरूरी होती हैं। इसके अलावा नाक, कान, गला ईएनटी डिपार्टमेंट के लिए उपकरण, टीबी टेस्ट की नई मशीनें, उस पे करीब 6 करोड़ का खर्च है। और हिस्टोपैथोलॉजी और डेंटल जांच के लिए मोबाइल वैन भी लगभग 3.8 करोड़ की। और सिर्फ मशीनें ही नहीं, दवाओं की सप्लाई ठीक रहे, इसके लिए भी दवा कंपनियों के साथ एग्रीमेंट किए गए हैं। तो मकसद साफ है, सरकारी अस्पतालों को बेहतर बनाना, रिसोर्स देना। बिल्कुल, संसाधन तो चाहिए ही। अच्छा, इमारतें हो गई, मशीनें आ गई, लेकिन इन्हें चलाएगा कौन? मानव संसाधन, डॉक्टर्स, नर्सेज, बाकी स्टाफ, इस पे क्या हो रहा है? हाँ, ये हमेशा एक बड़ी चुनौती रहती है, खासकर सरकारी सेटअप में। स्रोत बताते हैं कि मेडिकल ऑफिसर्स यानी डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। करीब 130 से ज्यादा डॉक्टरों की नियुक्ति की खबर भी है दस्तावेजों में। 130
ठीक है। ये शुरुआत तो है, लेकिन शायद काफी नहीं। इसीलिए अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी पूरी करने के लिए लगभग 500 और डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की बात भी कही गई है। 500 और? ये तो बड़ा नंबर है। जी हाँ, और साथ ही नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती का भी जिक्र है। लेकिन सवाल वही है, भर्ती तो हो जाती है कई बार, क्या ये डॉक्टर्स और स्टाफ वाकई उन जगहों पर पहुंच रहे हैं जहां जरूरत है, मतलब गांव में, छोटे कस्बों में? ये बिल्कुल सही सवाल उठाया आपने, और यहीं पर असली चुनौती आती है। भर्ती पहला स्टेप है, पर उनकी टाइम पर पोस्टिंग, उनकी रेगुलर अटेंडेंस, खासकर रूरल एरिया में, ये पक्का करना मुश्किल होता है। स्रोत भी मानते हैं कि ये एक चैलेंज है। और शायद इसी से निपटने के लिए उनकी प्रशासनिक सक्रियता दिखती है। कुछ उदाहरण हैं दस्तावेजों में, जैसे रेवाड़ी जिले में कोई हेल्थ फैसिलिटी का काम धीरे चल रहा था, तो उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई और काम का जिम्मा सीधा सिविल सर्जन को दे दिया। अच्छा, मतलब फॉलोअप भी ले रही हैं? हाँ, ऐसा लगता है। इसके अलावा पानीपत, कुरुक्षेत्र, हिसार, अलग अलग जिलों में अस्पतालों का औचक निरीक्षण करना, मतलब सरप्राइज विजिट्स, और अधिकारियों के साथ रेगुलर रिव्यू मीटिंग्स करना, ये भी उनकी कार्यशैली का हिस्सा बताया गया है। ठीक है, मतलब एक्शन मोड में है। अच्छा, अब कुछ खास कार्यक्रमों और क्वालिटी पर आते हैं। इस मोर्चे पर क्या कुछ खास हुआ है जिसका जिक्र हो? हाँ, क्वालिटी पर ध्यान देने का एक दिलचस्प संकेत मिलता है कायाकल्प अवार्ड्स के आंकड़ों से। ये केंद्र सरकार का प्रोग्राम है जो सरकारी अस्पतालों को साफ सफाई, हाइजीन, इन्फेक्शन कंट्रोल के मानकों पर परखता है। हाँ, सुना है इसके बारे में। तो दस्तावेज बताते हैं कि 2025 में हरियाणा के 769 हेल्थ इंस्टीट्यूट्स को इन मानकों पर खरा उतरने के लिए चुना गया। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले साल ये नंबर 390 था। क्या बात कर रहे हैं, 390 से सीधा 769, मतलब लगभग डबल। जी हाँ, लगभग 2 गुना उछाल। अब इसका मतलब ये नहीं कि रातों रात सब चमक गया, लेकिन ये आंकड़ा ये जरूर दिखाता है कि स्वच्छता, इन्फेक्शन कंट्रोल, शायद डॉक्यूमेंटेशन, इन चीजों पर जमीनी स्तर पर काफी जोर दिया गया है। जोर तो दिया गया होगा तभी नंबर बढ़ा, लेकिन सवाल यह है कि क्या इसका असर मरीजों के अनुभव पर भी पड़ रहा है? खैर, यह आंकड़ा अपने आप में तो उल्लेखनीय है। बिल्कुल, आंकड़ों के पीछे की कहानी समझना जरूरी होता है। इसके अलावा और भी पहले हैं, जैसे किडनी मरीजों के लिए मुफ्त डायलिसिस सेवा को जारी रखना या शायद बढ़ाना। एक नई फार्मेसी पॉलिसी लाने की तैयारी का जिक्र है, जिससे शायद दवाओं की उपलब्धता और क्वालिटी सुधरे। फार्मेसी पॉलिसी, ठीक है। और एक और बात, आयुष्मान भारत योजना के तहत जो प्राइवेट अस्पताल इलाज में आनाकानी करते हैं, उन पर सख्ती की बात भी कही गई है। हाँ, ये जरूरी है कि योजनाओं का लाभ मिले। बिल्कुल। ये तो काफी सारी पहले हो गई। इन सब के अलावा क्या कोई और पॉजिटिव इंडिकेटर है जो स्रोतों में दिखाओ? एक और जरूरी इंडिकेटर जिसका जिक्र है वो है जन्म के समय लिंगानुपात, यानी सेक्स रेशियो एट बर्थ। बताया गया है कि 1 जनवरी से 10 नवंबर 2025 के बीच हरियाणा में ये सुधर कर 912 हो गया, यानी 1000 लड़कों पर 912 लड़कियां। पिछले साल ये 904 था। 904 से 912, सुधार तो है, भले ही धीरे हो। हाँ, सुधार है, और ये एक पॉजिटिव सोशल हेल्थ इंडिकेटर है। शायद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और हेल्थ डिपार्टमेंट की कोशिशों का मिला जुला असर हो, और भविष्य के लिए राज्य में एमबीबीएस की सीटें बढ़ाकर 2485 करने की योजना का भी जिक्र है। ठीक है, तो तस्वीर का एक पहलू तो ये है, काफी योजनाएं, एक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, कायाकल्प जैसे अवार्ड, लिंगानुपात में सुधार। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू, जाहिर है सब आसान नहीं रहा होगा। स्रोत किन चुनौतियों या मुश्किलों की तरफ इशारा करते हैं? बिल्कुल, चुनौतियां भी हैं और कम नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती जो दिखती है वो है कार्यान्वयन की समस्या, इम्प्लीमेंटेशन गैप जिसे कहते हैं। योजनाएं कागज पर अच्छी लगती हैं, पर जमीन पर उतारना वो हमेशा मुश्किल होता है। हाँ, ये तो है। स्रोत कहते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं का पूरा लाभ जनता तक पहुंचाना और पूरे राज्य में एक जैसी अच्छी सर्विस देना, ये लक्ष्य अभी दूर है। घोषणाओं और असलियत में फर्क हो सकता है। इसका एक उदाहरण शायद डेंगू के बढ़ते मामले हैं, जिसका जिक्र एक मौजूदा चुनौती के तौर पर है। डेंगू, हाँ, वो तो हर साल की दिक्कत है कई जगह। जी, ये दिखाता है कि बीमारियों को रोकने और कंट्रोल करने के सिस्टम को और मजबूत करने की जरूरत है। सही कहा। कार्यान्वयन के अलावा और क्या दिक्कतें बताई गई हैं? इसी से जुड़ी है मानव संसाधन और इंफ्रास्ट्रक्चर के काम का टाइम पे ना होना। हमने डॉक्टरों की भर्ती की बात की, लेकिन ये पक्का करना कि डॉक्टर और स्टाफ, खासकर गांवों में,
टाइम पर ड्यूटी पर हों और वहां टिके, ये एक लगातार बनी रहने वाली मुश्किल है। रिटेंशन एक बड़ा इशू है। बिल्कुल। और इसी तरह बिल्डिंग्स बनाने के निर्देश तो दिए, पर कंस्ट्रक्शन के कामों में देरी होना भी एक आम समस्या है जिसका जिक्र मिलता है। इसके लिए लगातार मॉनिटरिंग चाहिए। तो मतलब रिसोर्स जुटाना एक जंग, और उन्हें सही तरह से सही टाइम पर इस्तेमाल करना दूसरी जंग। अच्छा, सर्विस की क्वालिटी और पहुंच के बारे में क्या चिंता है? क्या जो महंगी मशीनें खरीदी वो वाकई यूज हो रही हैं? दवाएं असरदार हैं? और सबसे जरूरी, क्या ये सब आम आदमी तक, खासकर गरीब और दूर दराज के लोगों तक पहुंच रहा है? ये बहुत वैलिड चिंताएं हैं। स्रोत भी इस पर जोर देते हैं कि सिर्फ सामान खरीदना काफी नहीं, उनकी क्वालिटी अच्छी हो और उनका सही इस्तेमाल हो, ये देखना बहुत जरूरी है। कई बार मशीनें धूल फांकती रह जाती हैं। हाँ, ये सुना है मैंने भी। और जहां तक पहुंच की बात है, एक्सेस की, तो स्रोत इशारा करते हैं कि इसमें सुधार की जरूरत है, खासकर ग्रामीण और कम विकसित इलाकों में। शहरी और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं का जो गैप है वो अब भी एक बड़ी चुनौती है। अच्छा, इन सिस्टमैटिक चुनौतियों के अलावा क्या उनके कार्यकाल में कुछ आलोचनाएं या विवाद भी रहे हैं जिनका जिक्र हो? हाँ, कुछ ऐसी बातों का भी जिक्र है। एक तो जुलाई 2025 में उनका एक राजनीतिक बयान था, दक्षिण हरियाणा ने हवा बनाई। ये काफी कंट्रोवर्शियल हो गया था। कहा जाता है कि पार्टी के अंदर भी थोड़ी असहजता हुई थी, हालांकि बाद में उन्होंने बयान वापस ले लिया था। अच्छा, ये ध्यान में है मुझे। दूसरा, अगस्त 2025 में उनका सरोगसी के जरिए सिंगल मदर बनना, ये व्यक्तिगत तौर पर काफी चर्चा में रहा, लेकिन स्रोत कहते हैं कि इसका उनके सरकारी काम पर असर नहीं पड़ा। इन बातों के अलावा काम से जुड़ी आलोचना भी है। कुछ रिपोर्ट्स में जिक्र है कि उन्होंने खुद इंस्पेक्शन के दौरान अस्पतालों में गंदगी पाई और अधिकारियों को डांटा भी। ये दिखाता है कि अवार्ड्स के बावजूद जमीनी समस्याएं अभी हैं। मतलब सुधार की गुंजाइश अभी भी है। बिल्कुल। और हाँ, जैसा कि उम्मीद थी, विपक्ष ने, खासकर कांग्रेस ने, उनकी नियुक्ति को राजनीतिक विरासत से जोड़कर सवाल उठाए हैं। तो काफी कुछ चल रहा है। पहले हैं कुछ पॉजिटिव संकेत भी, लेकिन साथ ही गहरी चुनौतियां और कुछ विवाद भी। इन सब बातों को मिलाकर देखें तो इन दस्तावेजों के आधार पर उनके इस पहले साल का एक समग्र मूल्यांकन क्या बनता है? कैसी रही शुरुआत? देखिए, जो जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि ये एक सक्रिय और सुधार पर फोकस वाली शुरुआत लगती है। उनका ध्यान इंफ्रास्ट्रक्चर, भर्ती, खरीदारी और एडमिनिस्ट्रेटिव मॉनिटरिंग पर साफ दिखता है। हाँ, ये तो दिखा। कायाकल्प अवार्ड्स में वो बड़ा उछाल और लिंगानुपात में सुधार, ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। लेकिन, और ये बड़ा लेकिन है, ये अभी बहुत शुरुआती दौर है। कार्यकाल को लगभग 1 साल ही हुआ है। सही बात है, 1 साल तो कम ही होता है। किसी भी मंत्री के काम की असली परीक्षा तो लंबे समय में होती है। क्या योजनाएं टाइम पे पूरी होती हैं? क्वालिटी बनी रहती है? क्या राज्य के हर कोने में सबको बराबर लाभ मिलता है? और सबसे जरूरी, क्या इनसे लोगों की हेल्थ में कोई मापने लायक सुधार आता है? हाँ, आउटकम्स क्या है? बिल्कुल। अभी कई पहलुओं की बस घोषणा हुई है या वो शुरू हुई है, उनका पूरा असर दिखना बाकी है। इसीलिए स्रोत शायद ठीक ही कहते हैं कि ये अब तक उदाहरणों और प्रयासों का कार्यकाल ज्यादा रहा है, ठोस नतीजों का इंतजार अभी है। बिल्कुल सही। नींव रखना एक बात है और उस पर मजबूत इमारत खड़ी करके उसे आबाद रखना दूसरी। क्या स्रोतों में भविष्य के लिए कुछ सुझाव भी दिए गए हैं कि आगे किन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? हाँ, कुछ इशारे मिलते हैं, जैसे एक तो ग्रामीण और पिछड़े इलाकों पर खास फोकस रखना होगा। वहां पीएचसी और सब सेंटर्स की हालत सुधारना प्रायोरिटी होनी चाहिए। दूसरे, जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है या सामान खरीदा जा रहा है, उसकी क्वालिटी की बहुत सख्त और रेगुलर मॉनिटरिंग हो। देरी या गड़बड़ी पर एक्शन हो। अकाउंटेबिलिटी। बिल्कुल। तीसरे, जो नए डॉक्टर आ रहे हैं, सिर्फ उनकी गिनती नहीं, बल्कि वो कहाँ पोस्टेड है, रेगुलर आते हैं या नहीं, मरीज उनसे खुश है या नहीं, इन सब का लगातार मूल्यांकन हो। चौथा, सिर्फ पुराने तरीकों पर ना टिके रहें, डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी को अपनाएं, जैसे टेलीमेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, इनसे पहुंच बढ़ सकती है। हाँ, डिजिटल हेल्थ तो जरूरी है आजकल। और आखिर में, डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों के लिए सिर्फ सीजन आने पर नहीं, बल्कि लगातार रोकथाम के प्रयासों, जिसमें साफ सफाई, लोगों को जागरूक करना शामिल है। तो कुल मिलाकर हमने आरती सिंह राव के हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में शुरुआती साल का एक खाका खींचा, जो हमें मिले दस्तावेजों पर आधारित था।
हमने देखा कि एजेंडा महत्वाकांक्षी है, प्रशासन सक्रिय दिखता है, कुछ पहचान भी मिली है जैसे कायाकल्प में और लिंगानुपात जैसे इंडिकेटर्स में सुधार भी है। जी, लेकिन साथ ही इम्प्लीमेंटेशन, क्वालिटी और सब तक पहुंच, ये बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। और ये सब कुछ उनके पिता की राजनीतिक विरासत और उत्तराधिकार की चर्चाओं के बीच हो रहा है, जो मामले को और पेचीदा बनाता है। बिल्कुल। जो आंकड़े और रिपोर्टें हैं वो संसाधनों में निवेश और स्टैंडर्ड्स पर ध्यान देने की कहानी तो कहती हैं, लेकिन सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि ये सब कितना टिकाऊ होता है, कितना बराबरी से लागू होता है और जरूरतमंद लोगों तक कितना पहुंचता है। सही कहा। अभी तक जो हमने देखा वो हमें पहल और शुरुआती नतीजों की एक झलक देता है। तस्वीर अभी पूरी नहीं है, इस पर लंबे समय तक नजर रखनी होगी। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को। हमने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर और भर्ती पर बहुत जोर है और डिजिटल हेल्थ का हल्का सा जिक्र सुझाव के तौर पर आया। तो क्या ये जो बड़े निवेश हो रहे हैं बिल्डिंग्स और मैन पावर में, क्या डिजिटल तकनीकें जैसे टेलीमेडिसिन या ऑनलाइन रिकॉर्ड्स इनके असर को कई गुना बढ़ाने में मदद कर सकती हैं? खासकर हरियाणा जैसे राज्य में, जहां ग्रामीण शहरी स्वास्थ्य सेवाओं में अंतर की बात होती है, उसे पाटने में डिजिटल हेल्थ का क्या रोल हो सकता है? इस पर सोचा जा सकता है।